किसान भाइयों जोहार। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 13 जिलों में होगा पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। गुमला जिले में धान बीज वितरण के लिए प्रभेद और अनुदान मूल्य तय। स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सुगर 74। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के पशुपालकों को तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें सूकर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 18 जुलाई 2016 से पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र कांके रांची में होगी। इसमें भाग लेने के लिए रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ और लातेहार के पशुपालक अपना आवेदन पत्र प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से जिला पशुपालन पदाधिकारी को जमा कर सकते हैं। जिला कृषि कार्यालय की ओर से गुमला जिला के किसानों के लिए सूचना जारी की गई है कि लैंप्स और पैक्स के माध्यम से 75% अनुदान पर धान का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित धान के प्रभेद और उसकी कीमत इस प्रकार तय की गई है। संकर धान DRRH 3 5,625 रुपये प्रति क्विंटल, प्रमाणित धान MTU 1010 797 रुपये प्रति क्विंटल और प्रमाणित धान ललाट 691 रुपये प्रति क्विंटल है। इमारती लकड़ी वाले वृक्ष और फलदार वृक्षों में ब्लेमा कीट लग जाए तो वे टहनियों को खोखला कर देता है। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए अक्टूबर महीने में मोनोक्रोटोफॉस दवा से घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करें। इमारती वृक्षों में एक कीड़ा होता है ब्लेमा, जो कि टहनियों को वो छेद कर देता है। उसमें घुस करके खाते रहता है, खाते खाते टहनियों के बहुत अंदर तक चला जाता है और किसान भाई देखेंगे टहनिया में वो छेद बनाता है जहाँ पर, वहाँ से खा करके जो मलमूत्र त्याग करता है, एक जाली नुमा एक्सक्रीटा जो होता है उसका मलमूत्र वो लटका हुआ दिखाई देता है। और इसके लग जाने से किसान भाइयों को काफ़ी, इमारती लकड़ियों को काफ़ी या फलों वृक्षों को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर पौधे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कीट के लग जाने से कि थोड़ा सा हवा चलने पर भी डालियाँ टूट जाती है, उससे इसका ये हो जाता है, वो काफ़ी लाभ हो जाता है। अगर उस तरह का कीट दिखता है किसान भाई तो अक्टूबर के महीने में मोनोक्रोटोफॉस के नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें। अपने राज्य के किसान स्वीट कॉर्न की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक स्वीट कॉर्न लगाया जा सकता है। झारखंड में स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। बेबी कॉर्न का उपयुक्त किस्म है HS4 या प्रकाश। ये जो है आपको मक्के और स्वीट कॉर्न में विशेषकर ये देखा जाता है कि इसको घना लगाते हैं और इसमें जो इसके पौध हैं एक पौध से लगभग 4 से 5 इसमें कॉप मिल जाते हैं। और ये लगाने के समय ये सावधानी रखा जाता है कि इसका अधिक से अधिक जो खाद देना है उसके खुदाई करने के समय मिट्टी चढ़ा दिया जाता है। और यह जो है मार्केट में 4 से 5 दिन में तोड़ने के समय, भुट्टा आने के समय इसका मार्केट में आ जाता है। क्रिसेट हो, व्हील हो, ग्रबर या ग्रबर कम व्हील हो, ये सभी ऐसे कृषि यंत्र हैं जिसकी सहायता से किसान बरसात के मौसम में सब्जी फसल लगे खेतों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण कैसे करें। भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना सफ़ेद मक्खी कीट के रोकथाम के लिए खेत में पीला या डेल्टा चिपचिपा ट्रैप लगा दे। सफ़ेद मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो ट्रैप के पीले आकर्षक रंग से खींचे चले आते हैं और ट्रैप में लगे चिपचिपे पदार्थ से सटते ही चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनी नगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान
33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2250 रुपये, चावल मध्यम 2350 रुपये से 2850 रुपये, चावल उत्तम 3200 रुपये से 6000 रुपये, गेहूँ 2000 रुपये से 2600 रुपये, चना 6400 रुपये से 7000 रुपये, दाल अरहर 11500 रुपये से 13000 रुपये, दाल मसूर 6800 रुपये से 7400 रुपये, दाल चना 7400 रुपये से 8000 रुपये, सरसों तेल 10000 रुपये से 11500 रुपये, चीनी 3800 रुपये से 3900 रुपये, आलू 1250 रुपये से 1450 रुपये और प्याज 700 रुपये से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने अच्छी तरह से जाना। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अगर बरसात के इस मौसम में आप भिंडी की खेती करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी होगी। और वो सावधानी क्या है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाइयों जोहार। बरसात का मौसम आ रहा है और ऐसे में बरसाती भिंडी की देखभाल कैसे करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीएयू के डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी विनय जी नमस्कार और किसान भाइयों जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि बरसात का मौसम आने वाला है और ऐसे में हमारे किसान भाई जो सब्जी उत्पादक हैं जी, वो भिंडी की फसल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं क्योंकि यह बाज़ार में ज़्यादा वैल्यू देती है। तो ऐसे समय में हमारे किसान भाई जो खेत की तैयारी है बरसात के समय में कैसे करें? सही प्रश्न किया विनय जी। भिंडी हमारी ऐसी फसल है जो सही समय पे तुड़ाई नहीं की गई तो भी फसल की आमदनी ही बर्बाद हो जाएगी। तो ये और दूसरी तरफ 3 फसल हम ले सकते हैं, तो इसलिए मुख्य फसल है। इसकी खेती के लिए मुख्य रूप से अभी समय आ गया है। किसान भाई कुछ भिंडी लगा भी चुके होंगे। अगर अभी लगा रहे हों तो खेत की तैयारी में ध्यान रखें कि स्थल का चुनाव ऊपरी वाली ज़मीन पे हो और ऐसी ज़मीन पे हो जहाँ पे जल जमाव ना हो। चूँकि बरसात का मौसम है तो बरसात का मौसम में जब हम बीज की बोआई करते हैं उस समय हम मिट्टी में हम मेड़ जैसा बनाते हैं और उस मेड़ में बीज का रोपाई करते हैं, ताकि अगर किसी तरह से बारिश अचानक आ भी जाए, ज़्यादा भी हो, तो वो पौधे को कम से कम नुकसान हो और बाद में हम वो फालतू पानी को हम निकास विधि से निकाल लेंगे। तो जो किसान भाई बरसात में भिंडी लगाना चाहते हैं वो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि मेड़ पे लगाएंगे, क्योंकि जल की निकास अच्छी तरह से हो और जल जमाव ना हो पाए और आपकी जो फसल है वो बर्बाद ना हो। अब हम जानना चाहेंगे कि जो बीज दर की बात आती है या किस्मों का अगर हम चयन करें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो अच्छी किस्में कौन सी है जो ज़्यादा पैदावार होती है? जी, किस्म का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। परभनी क्रांति
हमारे यहाँ झारखंड में अच्छा कर रही है, तो ये बीज आपको मिल जाएगा। बीज जैसे मिले, आपको किसी भी तरह का आप बीज का चुनाव कर रहे हो तो ये निश्चित कर लें कि बीज का उपचार हुआ है या नहीं। तो बीज का उपचार अगर नहीं हुआ है तो कैप्टान या थीरम या मैंकोजेब से आप 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसको उपचारित कर लें। इसमें भिंडी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम बीज लगता है, तो उसी हिसाब से 1 किलोग्राम बीज के लिए 2.5 ग्राम लगेगा, जिससे आप उपचारित कर रहे हैं उसी हिसाब से बीज किसान भाई बीज का उपचारित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि बरसात का मौसम है जी, और ऐसे में जो पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो कीट आते हैं, तो कौन कौन से कीट आएंगे और उनका रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें? भिंडी की फसल में मुख्य रूप से जब आप खेत की तैयारी कर चुके हैं तो उस समय आप खाद वगैरह तो दे ही दिए थे। जनरली सामान्य बात यही है कि आपका FYM जो गोबर का खाद था करीब 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल दिए। 100 ग्राम 50 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा सुनिश्चित कर लिए हैं। पोटास और फास्फोरस जो है आप पहले ही दे दिए, ज़मीन की तैयारी के खेत की तैयारी के समय दे दिए। नाइट्रोजन को 3 किस्त में देते हैं, निकाई गुड़ाई के समय 2 बार देते हैं। हमें ये ध्यान रखना कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो जो पोषक तत्व दे रहे हैं वो भिंडी को ही जाए, उसके बदले दूसरे खरपतवार या घास वगैरह ना ले लें। तो जब भिंडी के पौध निकल जाते हैं तो उस समय फिर से हम निकाई गुड़ाई करते हैं, 2 से 3 निकाई गुड़ाई करते हैं। इसमें तब बीमारी कम लगेगी। बीमारी इसमें मुख्य रूप से एक वायरल है जो जिसको आप देखेंगे कि शीरा पे, पत्ती की शीरा पे पीला पीला लाइन बन जाएगा, उसको येलो वेन मोजाइक बोलते हैं, पीला रंग का होता है। वो वायरस है, उसको हम वायरस की दवा नहीं कर सकते, लेकिन वो वायरस आता है किसी कीड़े मकोड़े से, तितली वगैरह से, कीड़े मकोड़े से। तो कीड़े मकोड़े ना आए इसका हम उपाय करते हैं। तो इसके लिए हम या तो मेटासिस्टॉक्स का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से 15-15 दिन पे हम छिड़काव करते हैं। इस समय हम देखते हैं कि जब पर परागण की क्रिया हो रही हो उस समय हमको कोई भी कीड़ा मारने की दवा नहीं देनी है, क्योंकि वो पर परागण की क्रिया हमारी बाधित ना हो। तो वो जब हो जाए तब संभावना बढ़ती है, वो जैसे फल लगता है उस समय संभावना बढ़ती है। 15 दिन के अंतराल पे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तिवारी जी, आमतौर पर हमारे किसान भाई जो भिंडी लगाते हैं उसमें एक समस्या आती है कि भिंडी जो है उंगली नीमा टेढ़ी हो जाती है जी। तो वो कौन सी समस्या है और उसका जो है बहुत ज़्यादा फसल पे प्रभाव पड़ता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? जी, बरसात में फसल टेढ़ी हो जाती, मतलब उसकी जो कली है वो टेढ़ी हो जाती है फल की, तो उसमें बोरर लग गया होगा। उसमें आप तोड़ेंगे तो देखेंगे उसमें कीड़ा लगा हुआ है। तो कीड़ा लगा हुआ है तो चूंकि कीड़े के लिए हम जहर देंगे, अगर रासायनिक जहर देंगे, उसको हमको कच्चा भी खाना है, तुरंत पका के खाना है, तो वो जहर हमारे में भी जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नीम वगैरह से बना हुआ पौधा से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ हम कीटनाशक का प्रयोग करें। तो इसमें नीमिसाइड करके एक दवा आती है, या निमेरिन करके दवा आती है, या नीम का बीज को हम उसको खौला लेते हैं। 5% नीम कर्नेल एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको। तो नीम का बीज से खौला करके उसको दवा बनाते हैं। उसका छिड़काव हर एक 15 दिन पे करें। वो कीड़े लगने से पहले से ही अगर हम करते रहे 15-15 दिन पे, तो इससे इसका बचाव हो जाएगा और हमें कम से कम जहर हमारे शरीर में जाएगा खाने के द्वारा। अब हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि उर्वरक की अगर बात होती है तो कितने समय में और किस किस अंतराल पे देंगे? हाँ बिल्कुल, जब आप खेत की तैयारी कर रहे थे उसी समय किसान भाई आप, जैसा कि मैं बताया थोड़ा सा, कि फास्फोरस और पोटास, जो लाल खाद लिए होंगे पोटास के लिए और फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह लिए होंगे, तो ये तो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो इसमें 16% होता है। SSP में फास्फोरस 16% होता है, नाइट्रोजन 46% होता है। तो इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना खाद लगेगा। तो फास्फोरस और पोटास का खाद है वो खेत की तैयारी के समय एक बार लग जाएगा, गोबर का खाद भी लगेगा। जो नाइट्रोजन है आपका वो करीब 1/4 आप खेत की तैयारी के समय दे देते हैं। उसके बाद पहली निकाई गुड़ाई जब हम करते हैं करीब 1 से 1.25 महीना के बीच में, तो उस समय फिर हम 1/4 देते हैं। उसके बाद जिस समय फूल लगने से ठीक पहले हम फिर निकाई गुड़ाई करते हैं, उस समय आधा दे देते हैं। तो इस हिसाब से हम खाद का प्रयोग करते हैं, तो संतुलित मात्रा में खाद मिलता है। और खाद की मात्रा हम ये सुनिश्चित, हम ये 100-50-50 फिक्स नहीं है। हम किसान भाइयों को सबसे पहले हम ये सलाह देते हैं, किसान भाई आप अपने खेत की मिट्टी जांच करा लें,
तभी पता चलेगा कि आपके खेत में कौन सी खाद है, कौन सी खाद नहीं, कितनी है और कितना कम है। उस कमी के हिसाब से खाद देना हम सुनिश्चित करते हैं। इसलिए मिट्टी जांच के बाद ही अगर किसान भाई नहीं करा पाएँ तो एक सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि इतना खाद दे दें, लेकिन मिट्टी जांच अवश्य करा लें। अभी तो सरकार के माध्यम से सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह भी खूब बन रहा है, ज़रूर बनवा लें। किसान भाइयों, तो कैसी लगी आपको जानकारी? हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप बहुत लाभ उठाने वाले हैं। तो आइए, फिर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और फिर एक अच्छी जानकारी लेकर यूं लौटे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बरसात के इस मौसम में अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी होगी, और वो सावधानी क्या है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। हमेशा की तरह नए नए विषयों पर बात करने के लिए आज हम आपसे जुड़े हैं। हम मौजूद हैं बीओ के प्रांगण में और बात करेंगे गन्ने के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गन्ना हम 2 बारी लगाते हैं। एक तो अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, जिसको शीतकालीन गन्ना बोलते हैं। एक अभी ग्रीष्मकालीन गन्ना जो फरवरी मार्च में लगाते हैं। अभी हमारे किसान भाइयों के यहाँ जो अक्टूबर नवंबर में जिन्होंने लगाया होगा वो करीब 6 महीने का गन्ना हो गया होगा और उसकी बढ़वार अच्छी हो गई होगी, घुटने से ऊपर, कमर और घुटने के आसपास होगी। और दूसरा जो हमने अभी ग्रीष्मकालीन में लगाया हुआ है वो भी हमें लगता है कि 1 हाथ की हो गई होंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो कार्यक्रम हमें करना चाहिए उसमें अभी खरपतवार की समस्या होती है बरसात के समय में, और इस समय जब वर्षा गिरने लगता है उस टाइम पे हमको उसमें उर्वरक वगैरह का प्रयोग करना होता है। तो हमारे किसान भाई को ये ज़रूर ध्यान देना होगा इस समय कि खेत में खरपतवार ना हो, और मिट्टी बरसात की वजह से हम इस तरह से खेत को तैयार करें ताकि पानी उसका ठहराव नहीं हो। गन्ने में ठहराव ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है पानी का, फिर परेशानी शुरू हो जाती है। और बहुत सारी किस्में हालांकि ऐसी भी है जिसमें ठहराव से कुछ नहीं होता है या फिर सूखे से भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है उपज में। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए सबसे पहले कि वो खरपतवार को निकाल दें। उसके लिए किसान भाइयों के पास रसायन भी है, अगर वो रसायन का एट्राजिन का भी प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई, उससे भी खरपतवार को निकाल सकते हैं। और ये कार्यक्रम बड़ा आवश्यक हो जाता है। और ये ज़रूर अगर आप खरपतवार निकाल देंगे तो कीड़े मकोड़े की समस्या कम हो जाएगी। आसपास जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उन्हीं खरपतवार पे अपना आश्रय बनाए रहते हैं और जब भी मौका मिलता है तो फसल को प्रभावित करते हैं। हमारे किसान भाई हैं जो गन्ने की खेती करेंगे उसका वो किस प्रकार से ध्यान देंगे? आपको अभी ये ज़रूरी है कि बरसात अभी आने वाला है। आप जून महीने में 15 से 20 तारीख तक पानी का गिरना शुरू हो जाएगा। पहली बरसात जैसे ही आती है हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो यूरिया का प्रयोग करके, क्योंकि उर्वरक में बहुत सारा यूरिया या फिर नेत्रजन हम यूरिया के माध्यम से देते हैं, फास्फोरस हम DAP या SSP के माध्यम से देते हैं, और पोटास हम K2O के माध्यम से देते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है फास्फोरस और पोटास का, ये हम शुरू में ही बुआई के समय दे चुके हैं। सिर्फ यूरिया हम 170 किलो प्रति हेक्टेयर हम यूरिया का इस्तेमाल करना है, जिसमें हम करीब 55-60 किलो हम शुरू में करते हैं, और जो बचा हुआ जो मात्रा होती है उसको हम 2 भाग में 60-60 किलो बांट करके देते हैं। तो एक भाग हम पहले दे चुके हैं, दूसरा जो भाग बचा हुआ है हमारा वो अभी देने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूर देखें कि थोड़ी नमी हो हमारे खेत में, और यूरिया का उसमें प्रयोग करके टॉप ड्रेसिंग, भुड़काव जिसको बोलते हैं, वो करके और मिट्टी को हमको चढ़ा देना होता है। मिट्टी के चढ़ा देने से जो बरसाती हवा वगैरह है
तो उससे उसमें पौधे के गिरने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने देखा है कि गन्ने में उपज प्रभावित होती है गन्ना जब गिर जाता है। बरसात में तेज़ हवाएं चलती है और ज़मीन जड़ के आसपास गीलापन रहता है, तो उसमें वो गन्ना जल्दी गिर जाता है। तो ये अभी कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों को करने की आवश्यकता है। आपने मिट्टी चढ़ाने के बारे में बोला डॉक्टर साहब, इसका उपयुक्त समय कब होगा ये हमारे किसान भाई को? ये जैसे ही पहला बरसात आता है, मुझे लगता है कि जून का जो आखिरी सप्ताह होगा ये बड़ा ही उपयुक्त होगा। उस समय हमारे किसान भाई को मिट्टी चढ़ाने वाला कार्य करना चाहिए। जो किसान भाई अभी बहुत कम जैसे कि सूखा पड़ रहा है, तो सिंचाई का कैसे प्रबंधन है और कब कब इसकी सिंचाई करेंगे? किसान भाइयों को जब बरसात वाली फसल उनको जाड़े वाली जब वो फसल लगाते हैं तो करीब मानसून आने से पहले छः सिंचाई उनको देना पड़ता है कम से कम, और ये उस पर निर्भर करता है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता कितनी है। कई बारी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है तो जो अंतराल है 2 सिंचाई का वो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अमूमन 20 से 25 दिन के अंतराल पे हमें सिंचाई करनी पड़ती है। और जो अभी फरवरी मार्च में जो लगा हुआ है उसमें सिंचाई कम देनी पड़ती है। 3 से 4 सिंचाई आप देते हैं 20-25 दिन के अंतराल पे, तब तक बरसात का आना हो जाता है। और जब बरसात एक बारी आ जाता है जून महीने में, उसके बाद काटने तक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपको ये ध्यान देना होता है कि जब वो गन्ना तैयार हो रहा हो उस टाइम पे आप ना तो कोई उर्वरक डालें, यानी ये महीना सितंबर का हो सकता है, सितंबर अक्टूबर का, उस टाइम पे खेत में पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर गन्ने का जो रस है उसकी क्वालिटी वो अच्छी नहीं रह जाती है, वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और उसमें जो बढ़वार है वो होना शुरू होता है और रस की मात्रा जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना होता है कि कब सिंचाई करें और कितनी मात्रा में करें। जब भी ज़रूरत हो हमारे किसान में सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन बरसात जब शुरू हो जाता है उसका सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किस प्रकार की कीट या बीमारियां इसमें लग जाती हैं? ये किसान भाइयों को चाहिए कि बीजोपचार ज़रूर करें। बीजोपचार का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। जब हम गन्ने को काट करके 2 आँख वाले गन्ने या 3 आँख वाले गन्ने को काट करके हम नाली में गिराते हैं लगाने से पहले, उससे पहले बेबिस्टीन का घोल बना करके 1 लीटर पानी में 2 ml, तो उस तरह से अगर आपके पास कोई बाल्टी है या टीना है 15 लीटर का, तो उसमें 30 ml वो दवा हम उसमें डाल देते हैं और उस तरह से 30 ग्राम दवा डाल करके उसको खूब घोल बना लेते हैं और उसमें फिर जो गन्ने का टुकड़ा है उसमें डुबो देते हैं। आधे 1 घंटे डुबोने के बाद तब हम नाली में लगाते हैं। और नाली में गिराने के बाद भी हम क्लोरोपाइरीफास दवा से 5 या 6 ml हम स्प्रे भी करते हैं, ताकि कीड़े मकोड़े से भी, या 4A-10G दवा एक आती है, रवा होता है वो 4A-10G दवा भी हम 20 किलो प्रति हेक्टेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम खेती करते हैं, ये ध्यान इसमें ये देना होता है कि बीज एकदम स्वच्छ हो, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी हो। उसके बाद अगर आप बीज का जो दर है, लगाने का सही समय है, तो ये समय सब बड़ा ज़रूरी है कि सही समय पे हम लगा दें, क्योंकि ये सही तापक्रम बड़ा ज़रूरी होता है अंकुरन के लिए। अगर आप देरी करेंगे तापक्रम बढ़ जाएगा तो अंकुरन नहीं होगा। दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जो गन्ने में समस्या है वो दीमक की समस्या है। तो ये क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग बड़ा ही आवश्यक हो गया है। इसकी वजह से दीमक की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसमें पौधे की संख्या कम हो जाती है। जड़ के पास वो जो कीड़े हैं उसको काट देते हैं और समस्या हो जाती है, उपज कम होने लगता है। जो BU 147 हमारे विश्वविद्यालय से अनुशंसित की गई है, ये बहुत अच्छा है अंकुरन के लिए, और इसमें रस की मात्रा भी अच्छी है, उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है। तो हमारे किसान भाई को चाहिए कि ऐसे किस्मों का ही हमारे किसान भाई प्रयोग करें खेती में। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को बता दें जो इसका खेती करते हैं, इसकी किस प्रकार से इसकी खेती करें कि उनकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसा मैंने अभी कहा कि किसान भाइयों को समय पे बुआई करनी चाहिए, स्वच्छ बीज की उपलब्धता जरूरी है। बीज दर जितना बताया जाता है करीब 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज किसान भाइयों को लेना चाहिए, जो करीब 40,000 से 50,000 गन्ने का टुकड़ा लगता है, वो लगाएं। और दूरी 90 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, और करीब कम से कम गहराई 30 सेंटीमीटर जरूर रखें, ताकि पौधे उनके गिरे नहीं। तो ये बीजोपचार अवश्य करें। उर्वरक का जो रिकमेंडेड डोज है वो हमारे किसान भाई प्रयोग में लाएं। ये सारी एहतियात अगर हमारे किसान भाई बरतते हैं, जो किस्म बताई जाती है उसका प्रयोग करते हैं खेती में, तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, तो कैसी लगी आपको गन्ने से संबंधित जानकारी? हम उम्मीद करते हैं कि यह भी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत लाभ होने वाला है आपको।
लेकिन घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। किसान भाइयों, अगर आपको कोई समस्या है या फिर कोई समाधान चाहिए तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातूर रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।